दोस्तों, आपका स्वागत है गुमटी चैनल की चर्चा नंबर 3 में। और आज का टॉपिक है प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। इस विषय पर सामान्य जानकारी होना इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने संविधान के मूल को समझें और अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों को जानें। और साथ ही साथ यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेम्बल। तो सबसे पहले मैं प्रेम्बल को एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे इसको परत दर परत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे प्रेम्बल की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेम्बल का जो बेसिक मतलब है, प्रेम्बल का मतलब होता है कहीं पे इंट्रोडक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं प्रीफेस, या इसको कह लें एसेंस, सार क्या है, या इसी को बहुत लोग आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। तो बेसिकली अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप इस प्रेम्बल को समझ लें, तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो विश्व में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रेम्बल की मैं बात करी या शुरुआत करी, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब ये बनाया गया था, जो पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बेसिस पे उसी को जब आगे और अच्छा रूप दिया गया तो उसी को प्रेम्बल बना दिया गया। तो अगर हम प्रेम्बल की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, ये क्या कहता है, इसकी जो लैंग्वेज है क्या बताना चाहती है। शुरू करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ पावर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ पावर है, जो पावर देता है, वो कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए दूसरी बात प्रेम्बल क्या बताता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की। इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया जो कंट्री है, ये कैसा होगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो ये बताता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और साथ ही साथ ये बताता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। तो आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो मूल में आपको यही मिलेगा। तो मेंस में एक सवाल जरूर पूछ सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये क्या कहते हैं, या कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन वर्ड्स का ऑर्डर क्या है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा साथ साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द मैंने यूज किए, इनका मतलब भी समझ लेते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब सामान्य इंसान इस बात को कैसे समझे? सोवरेन मतलब ना हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, ना हम किसी और के अधीन हैं, यानी कि हम ना उनका कोई डोमिनियन है। हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं। हम अपनी पॉलिसीज को इंडिपेंडेंट वे में बनाएंगे, उसके ऊपर किसी का लाइक ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होगा कि अमेरिका ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। तो हम इंडिपेंडेंट वे में एक अपनी पॉलिसीज को बनाएंगे, या हम एक इंडिपेंडेंट वे में बिहेव करेंगे। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? देखो, सोशलिस्ट जो हमने सिस्टम में समाजवाद लिया, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिया था। अब जब कभी मैं सोशलिज्म पे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो मेन मतलब, हम बेसिक मतलब समझ सकते हैं, वो है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया और पब्लिक सेक्टर को भी अलाउ किया, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है कि पॉवर्टी खत्म करना है, इग्नोरेंस हटाना है, डिजीजेज हटानी है, जो भी असामान्यताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको हटाना है, बराबर अपॉर्चुनिटीज देनी है। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन
भारत देश सभी धर्मों को, जितने धर्म है सबको बराबर रिस्पेक्ट देगा। जो कहते हैं सर्वधर्म संभव, वो इसका मूल है सेकुलर का। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब है जहां पे पॉपुलर सोवर्निटी हो, लोगों की ताकत हो। लाइक सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, सोशल डेमोक्रेसी की भी बात करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है। ये सारे टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे जब इन टॉपिक्स पे आऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जो बेसिक है वो बता रहा हूं, जो कि प्रेम्बल के लिए जरूरी है। अब हमने शब्द यूज किया रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे यहाँ एक इलेक्टेड हेड होगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटेन में क्या है? मोनार्की है। मोनार्की जन्म के आधार पे है, जो भी उस परिवार में पैदा हुआ उसको मोनार्क बना दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन के थ्रू आता है प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके थ्रू हेड ऑफ द स्टेट आता है। रिपब्लिक का ये भी मतलब है कि जो लोग हैं वो सुप्रीम है। हमारे यहाँ कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जस्टिस। जस्टिस हमने रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी उससे कॉन्सेप्ट लिया था। हमारे यहाँ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि अगर कभी पूछ ले कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, तो अगर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला दिया जाए तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? इट डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजंस विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? कि हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अमीरी गरीबी के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है क्या है? कि सबको बराबर के राइट्स हैं, इक्वल फ्रीडम दी जाएगी, जरूरत पड़ने पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी, कोई सबको बराबरी का हक होगा, सबको वोट देने का हक होगा। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल जस्टिस में आती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हाल फिलहाल में जो अभी संसद में रिजर्वेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल आया, उससे आप समझ सकते हैं। अगर हम देखिए इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करें तो इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है, जहां पे हम कहते हैं कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड इन सब के बेसिस पे नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के मैटर में हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी को हटाना है, किसी भी प्रकार के टाइटल्स नहीं देंगे। जब फंडामेंटल राइट पे मैं आऊंगा तो एक एक आर्टिकल को आपको अच्छे से समझाऊंगा और क्या उस पर डिबेट है इस बारे में भी उस टाइम पे बात की जाएगी। फ्रेटर्निटी का मतलब है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। तो अब फ्रेटर्निटी कहाँ कहाँ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 51 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। इस पे भी आएंगे हम। तो देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन रखना है और साथ साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का ध्यान रखना है, वो ब्रेक नहीं हो सकती। तो फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। और भाईचारा कैसा? कि पूरे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी का ध्यान रखते हुए हमें चलना है। अब कुछ जजमेंट्स हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है प्रियम्बल को लेके। असल में ये डिबेट पहले चलता रहा है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, एक डिबेट। दूसरी डिबेट इस बात पे रही है क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और तीसरी डिबेट इस बात की है कि क्या इसका कोई प्रियम्बल जो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रेम्बल है ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार हमारे फोर फादर्स ने क्या सोचा था उस बारे में बता सकता है। ये वो चाबी है जिससे लॉक को खोला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन नामक लॉक को खोला जा सकता है। लेकिन जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कहाँ कहा गया? बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कहा गया। फिर ये मुद्दा उठा और 1973 में केशवानंद भारती केस बड़ा ही मशहूर केस रहा है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको कभी बताऊंगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने बेरूबारी केस में कहा था वो हमसे गलती हो गई थी और वो ओपिनियन ठीक नहीं है। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनका विजन क्या था, उनके ड्रीम्स क्या थे, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पहलुओं में मतभेद आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका यूज कर सकता है। तो 1973 में केशव भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही डिबेट LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो अब ये डिबेट यहाँ पे खत्म हो चुकी है कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। बिल्कुल है। और अगर आप ऐसे भी देखें कि ये बनाया कब गया था, ये बनाया गया था जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसके बाद इसको बनाने का उद्देश्य ये था लास्ट में इसलिए बनाया गया था ताकि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मूल है, उसका जो क्रक्स है, वो प्रेम्बल में रखा जा सके। तो वही रखा गया है और थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है। अब दूसरी डिबेट है कि क्या ये अमेंडेबल है कि नहीं। तो ये डिबेट जो है 42वें संशोधन से खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड कर दिया गया था प्रेम्बल को, और 3 शब्द उस समय ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। अब ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर, अभी हाल फिलहाल में जब हम नए संसद में गए तो वहां पे जो कॉपी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 2 शब्द थे ही नहीं। तो बड़ा डिबेट हुआ कि आखिर इससे सरकार क्या करना चाहती है। असल में हुआ ये भी था कि जब इनिशियली हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो भी ये शब्द नहीं थे। लेकिन इस डिबेट को भी मैंने चर्चा नंबर 1 में किया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकेंगे। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कभी अगर आपसे कहे कि भाई जब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है, इसका महत्व क्या है, असल में ये डिबेट इसलिए है कि वास्तव में क्या है कि कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है। हमारे इंडियन जो पार्लियामेंट है या इंडियन जो लेजिस्लेचर है, ये उसको सोर्स ऑफ पावर नहीं है प्रियम्बल। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं लगाता है प्रियम्बल की हमारे पार्लियामेंट की पावर्स पे या लेजिस्लेचर की पावर्स पे। और ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। नॉन जस्टिसिएबल नेचर का मतलब है कि कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में जाके आप इसके बेसिस पे आप इसको, मतलब किसी भी पावर को या किसी चीज को क्लेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम्बल में अगर ये लिखा है तो ये क्लेम नहीं किया जा सकता। कहाँ जाके? कोर्ट में जाके। तो बहुत लोग इस बात पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि जब ये आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो, ना ये सोर्स ऑफ पावर है, ना ये कोई प्रोहिबिशन करता है, तो इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है, हमारी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उनको दर्शाता है, पॉलिटिकल वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को, रिलीजियस वैल्यूज को। इतना ही नहीं, ये साथ साथ हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका विजन क्या था, उनके ड्रीम्स क्या थे, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, वो बताता है। साथ ही साथ इसको बहुत बड़े बड़े जो ज्यूरिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि ये तो आत्मा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक ज्वेल सेट है जिसको हमेशा बरकरार रखना है, ये एक सॉलेम रिजॉल्व है, ये एक तरह की कसम है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता जब तक एक रेवोल्यूशन ना हो जाए, एक्सेप्ट अ रेवोल्यूशन। यानी कि ये कभी नहीं हो सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने ये तक कहा है कि आवश्यकता पड़ने पे जब हमारे सामने कोई दुविधा आ जाएगी, जब हम किसी डायलेमा में होंगे, तो उस समय भी हम प्रेम्बल का यूज करके हम सर्टेन डिसीजंस पे जा सकते हैं। तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जो हमारा प्रियम्बल है ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि 1976 में ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आज ये जो प्रियम्बल का टॉपिक पढ़ाया दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको ये पसंद आया है कि नहीं। और ऐसे ही मैं और टॉपिक्स लाता रहूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिनको जानना एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ यदि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको पूरा पॉलिटी का सेक्शन में कवर करूंगा, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो शायद आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।